आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला मुकम्मल हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट समेत 9 रियासतों की 72 नशिस्तों और ओडिशा असेंबली की 42 नशिस्तों के लिए आज वोट डाले गए। इस मरहले में बीजेपी के उम्मीदवार और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत और सलमान खुर्शीद जैसे समेत कई कदावर लीडरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस मरहले में महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 8, ओडिशा और मध्य प्रदेश की 6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर आज वोट डाले गए। इस मरहले में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि 2014 में बीजेपी 45 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट आई थी। यानी कांग्रेस को इस मरहले में खोने को कुछ नहीं है, जबकि पाने को बहुत कुछ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हालिया दिनों कांग्रेस ने सरकार बनाई है। ऐसे में इन रियासतों में कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, जबकि कुछ रियासतों में इलाकाई पार्टियां चौंकाने वाले नताइज दे सकती हैं। अब लोकसभा इलेक्शन आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका है, यानी यहां से इंतखाबात की तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी कि लोकसभा इंतखाबात 2014 का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि यहां से यानी चौथे मरहले से अब बीजेपी का असल चुनाव शुरू हुआ है, क्योंकि 2014 में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें इन मरहलों में बीजेपी की कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नेशनल पार्टी यानी कौमी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन गेन करने के लिए और पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो इन 71 सीटों में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। यानी कांग्रेस क्या कोई करिश्मा करेगी? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों 5 रियासतों में शानदार इंतखाबात हुए थे और उन 5 रियासतों में से 3 रियासतों में और हिंदी बेल्ट की रियासतें थी जहां पर कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए चुनाव हुआ, लोकसभा इंतखाबात के तहत वोट डाले गए। क्या इन रियासतों में कांग्रेस गेन करेगी? क्या असेंबली चुनाव का जो खुमार है, असेंबली चुनाव का जो फैक्टर है, वो कांग्रेस के लिए काम करेगा 2019 के लोकसभा चुनाव में? यह देखना भी अहम होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए जिस अभद्र और बेबुनियाद और बेहुदा बयानों का अलग अलग जगह पर दिए गए हैं, वो न केवल तो चौथे मरहले के चुनाव मुकम्मल हो गए हैं और अब देखना यहां से दिलचस्प होगा कि एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 मई को नतीजे आने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि आज से बीजेपी का असल चुनाव शुरू हुआ है। यानी बीजेपी का असल इम्तिहान चौथे मरहले से शुरू हुआ है, क्योंकि 2014 में इस चौथे मरहले से बहुत शानदार कारकर्दगी बीजेपी की रही थी। आज चौथे मरहले में क्या कुछ अहम होगा? क्या वाकई में चुनाव की तस्वीर अब यहां से उभर कर आने लगेगी? इन्हीं तमाम फैक्टर पर हम बात करेंगे। इन्हीं तमाम जावियों पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जयराम विप्लव, लीडर है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा वाघ, स्पोक्सपर्सन है एनसीपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर एमएच खान साहब, लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं। अब से कुछ देर में कांग्रेस, सीपीआई और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर और स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले जयराम विप्लव आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि चौथे मरहले में, 4th फेज में बीजेपी के लिए यह फेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी को अपना किला बचाना है। यहां से 2014 में बहुत शानदार कारकर्दगी बीजेपी की रही थी।
देखिए, ये तो इतिहास की बात हो गई और वर्तमान जो है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान में मैं हालात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी हालात आज ये है कि वो इतिहास में अब तक सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ आज ये चर्चा नहीं है कि मोदी जी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी। आज चर्चा का विषय ये है कि क्या 2014 के वो 282 के जादुई आंकड़े से आगे जाएगी या वो आंकड़ा कम होगा। यानी जीत को लेकर के कहीं भी कोई संशय ही नहीं है। और काशी में पिछले 2 दिन मोदी जी के दौरे के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली, जो उत्साह और समर्थन वहां देखने को मिला, वो पूरे देश से लोग खींचे हुए चले आए थे। और उन लोगों का जो उत्साह था वो पूरे देश का मूड, देश का मिजाज बता रहा था। एमएच खान साहब, आपने जयराम विप्लव को सुना, उन्होंने कहा कि मैच जीतने पर नजर नहीं है, अब नजर बीजेपी की है कि मैच को रिकॉर्ड रनों से एक तरह से जीता जाएगा, रिकॉर्ड वोटों से जीता जाएगा। देखिए अबू हुरैरा साहब, अभी इन्होंने जो कहा वो बहुत सही कहा कि बनारस के नामांकन में, मोदी जी के नामांकन में पूरे देश के लोग चले आए थे। तो वो इसका मतलब हुआ कि वहां स्थानीय लोग नहीं थे, स्थानीय लोगों का वहां पर समर्थन नहीं था। 35 से 36 लाख रुपए का फूल बरसाया गया, 35 से 36 लाख रुपए का फूल बरसाया गया। ये पैसा, चुनाव आयोग कहां है? चुनाव आयोग तो नजर ही नहीं आ रहा साहब। ये पूरे देश में किसी भी सीट पर देखिए अबू हुरैरा साहब, तो ये नहीं कैंडिडेट बताते हैं कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, ये बताते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे हर जगह से मोदी जी लड़ रहे हैं क्या? एमपी जो वहां से जीता है उसकी कारकुनदगी कुछ बताएंगे आप? क्या किया आपने, ये बताएंगे आप? मोदी जी का तो ऐलान अब हो गया। पहले कह रहे थे मैं चाय वाला हूं, फिर कहने लगे मैं चौकीदार हूं, फिर कहने लगे कि मैं बैकवर्ड हूं। मुद्दों को खत्म कर दिया। मेन मुद्दे जो होते हैं किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है आज की डेट में। जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इन मुद्दों पर नहीं बात कर रही है। वो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करने लगती है, कभी मोदी जी कहते हैं कि 18 साल के उम्र से ऊपर से जो नए वोटर आए हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट दे। अरे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना था, वो बेकार मारे फिर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं को सोचना है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नोटबंदी कर दिया आपने, बिल्कुल ये तो एक इशू है खान साहब की, मुद्दों पर बात नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह से अभी जयराम विप्लव ने कहा कि देश भर के लोग काशी खिंचे चले आ रहे हैं, तो विप्लव आपको यह भी पता होगा कि मुल्क के कई राज्यों के किसान पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों के जवान जो बॉर्डर पर रहते हैं, बीएसएफ के जवान, वो चुनाव लड़ने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। तो इस तस्वीर को भी नहीं भूलना चाहिए। जी प्रधानमंत्री जी तो हर रैली में कहते हैं कि गरीबों का कल्याण करने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हैं। सीमाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा की बात होती है और अर्थव्यवस्था की जो उड़ान है, आज जो विश्व में 6ठे स्थान पर भारत पहुंचा है और जल्दी ब्रिटेन को 5वें स्थान पर ब्रिटेन को पछाड़कर हम आने वाले हैं। एफडीआई में चीन को पछाड़ दिया हमने। आज खबर चल रही है कि 200 से अधिक अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़ करके भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली हैं। सीआईआई की रिपोर्ट कहती है 1.5 करोड़ सालाना रोजगार मिला है केवल अकेले एमएसएमई सेक्टर में। तो ये सारी चीजें मुद्दों की बात है और इन मुद्दों को भटकाने का काम कौन करते हैं? जब मायावती जी, इनकी नेत्री, कहती है कि मुस्लिमों को महागठबंधन को वोट करना चाहिए, मुद्दों को भटकाने का काम क्या तब नहीं होता जब सिद्धू कहते हैं कि वोट सोच समझ कर देना, कहीं आपका बेटा चौकीदार ना बन जाए, पकोड़े बेचने वाला ना बन जाए, चाय बेचने वाला ना बन जाए। अरे गरीब मेहनत कश इंसान का, हाथ के हुनर से काम लेने वालों का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं भाई? अगर ऐसी बातें होंगी तो काउंटर में मुद्दा बनेगा। नहीं, मैं विप्लव, जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। किसान आज पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में खड़े हैं, काशी में, वाराणसी में, जवान आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
अबू जी कहीं कोई किसान खड़ा नहीं है। आपने देखा था किस तरह से कुछ फैब्रिकेटेड किसान जंतर मंतर पर भी नाटक कर रहे थे। देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक मोदी सरकार संकल्पबद्ध है। देश के जवानों को पहली बार 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार रही, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मैं इसका जवाब अपने दूसरे पैनल से ले लेता हूं। किसानों का प्रोटेस्ट आपको नाटक लगता है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका भी इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। चित्रा वाघ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जयराम विप्लव हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसान अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें नौटंकी दिखाई देती है, नाटक है जो किसान कर रहे हैं। और यह भी हकीकत है कि पीएम मोदी वाराणसी से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी तेलंगाना की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, यहां के किसान चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, मुझे लगता है वही उनके प्रवक्ताओं के जरिए लोगों के सामने आ रहा है। मैं यहाँ महाराष्ट्र में बैठी हूँ और हमने यहाँ पे देखा है कि आज तक कभी नहीं हुई इतनी किसानों की आत्महत्याएं इसी महाराष्ट्र में हुई है। लगभग 11,800 के ऊपर किसानों ने आत्महत्याएं की है। किसानों के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक रवैया रहा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उन्होंने एक गाली जैसी बात जो है किसानों के लिए की थी। और हम जहां घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 5 साल में जो बातें मैं अभी सुन रही थी, जो वो कह रहे थे, मुझे नाम उनका पता नहीं है, जो वो कह रहे थे कि जिस डंके के चोट पे वो कह रहे थे कि ये हाल है देश में और सारे मोदी जी के साथ है, ये जो बात है, ये आज आपने 5 साल में जो कुछ किया है, 2014 में जो सपने लोगों को दिखाए इस देश की जनता को, वो आज तक आप पूरे नहीं कर पाए। और इसी के लिए जनता भी मौका ढूंढ रही थी, वो मौका आज है। आज हमारे यहाँ पे चौथे टप्पे का जो है मतदान हो रहा है और बिल्कुल आपको करारा जवाब भी मिलेगा। हमने देखा कि मोदी जी ने इतनी सारी रैलीज हुई, जो हमारे यहाँ हुई वहां पे तो हमने सुना। महाराष्ट्र में जितनी बार मोदी जी आए, मोदी जी ने जो काम किया उसके ऊपर तो मोदी जी ने कुछ कहा नहीं। मोदी जी वोट मांगे ना, जीएसटी के ऊपर वोट मांगे, मोदी जी नोटाबंदी के ऊपर, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो है वो वोट मांगे। मोदी जी ने कहा था कि इस देश की युवाओं को हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को, युवतियों को रोजगार दूंगा, उनके ऊपर जो है वो मांगे, वोट मांगे। महंगाई कम करने की बात की थी, उसके ऊपर वोट मांगे। आज गैस सिलेंडर के दाम जो 450 से 342, जो 2014 में गैस सिलेंडर के भाव थे, आज 942 हुए हैं, उसके ऊपर मोदी जी कुछ कहे। लेकिन इन बातों के ऊपर उन्होंने कभी यहाँ पे कोई महाराष्ट्र में टिप्पणी नहीं की। हाँ, वो यहाँ पे आके जरूर बोले शरद पवार जी, बिल्कुल लोगों के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जयराम विप्लव, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। एमएच खान साहब भी अभी वही चीज कह रहे थे कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। ऊपर कोई मुद्दे पे कोई भी उसके ऊपर जो है उन्होंने कोई सीआईआई की रिपोर्ट की चर्चा जब हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करते हुए सालाना 1.5 करोड़ का रोजगार आया, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या गरीबों के घर में गैस पहुंचा, क्या ये मुद्दा नहीं है? किसानों को पहली बार घोषणा होने के 100 दिन के भीतर पीएम किसान निधि की पहली किस्त उनके खाते में चली गई, क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जो मुद्दा था आपका, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, चार मरहले पूरे हो गए, 4 फेजेस इस चुनाव के मुकम्मल हो गए, लेकिन जिन इश्यूज की बात होनी चाहिए थी, गरीब की बात होनी चाहिए थी, किसान की बात होनी चाहिए थी, बेरोजगार की बात होनी चाहिए थी, तलबा की, स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए थी, वो बातें हमें नजर नहीं आई इस चुनाव में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4 फेजेस हो गए चुनाव के, लेकिन आप देखिए कि जो सरकार चुनी जाती है, 2014 में जैसे भाजपा की सरकार चुनी गई थी, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने सारे मुद्दे गिनवाए कि 15 लाख देंगे, 10 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों का हाल बहुत अच्छा करेंगे, एमएसपी ऐसा होगा कि लागत और उसके ऊपर 50% मुनाफा देंगे, तमाम बातें उन्होंने कही थी, बड़े वादे किए थे बड़े बड़े।
लेकिन वो तो सब पूरा हुआ नहीं। तो अब आप ये देखिए, जैसे महाराष्ट्र में वो वारदा की रैली करी उन्होंने, वहां उन्होंने तासुबी बयान दिया, भाषण दिया, किस तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी क्यों वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लातूर में सेना के बहादुरी को, पराक्रम को, उनकी कुर्बानियों को इस्तेमाल किया और लगातार कर रहे हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। तो जो मेन इश्यूज पे वो चुने गए थे, जिन वादों पे वो चुने गए थे, उसकी बात नहीं करते, अच्छे दिन की बात नहीं करते, जिसका डंका पूरे यूपी चुनाव में और 5 स्टेट्स में चुनाव हुआ था 2017 में, तो कहा डिमोनेटाइजेशन से मैंने काला धन खत्म कर दिया और चोरों को खत्म कर दिया। उसकी बात नहीं करते नोटबंदी के, ना फायदे गिनाते हैं, ना आप आरबीआई की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जो जुलाई अगस्त 2018 में आई, जिसने बताया कि 99% से ज्यादा रुपया बैंकों में जमा हो गया, उसकी बात भी नहीं करते। ये भी नहीं बताते कि आजाद भारत की तारीख में पहली बार $1 73 का हुआ, रुपया इतना कमजोर हो गया। इसकी बात भी नहीं करते कि पेट्रोल डीजल कहा था सस्ता कर दूंगा, वो सबसे महंगा हुआ आज तक की तारीख में। उस जमाने में कहा करते थे जब कांग्रेस यूपीए की सरकार होती थी कि सरकार की विफलता है, तो आपके जमाने में जो स्टीपेस्ट हो गया आज तक नहीं हुआ। और जब लोवेस्ट इनको मतलब एक ऑयल बोनेंजा मिला था कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस लोवेस्ट जा रहा था, तब आपने स्टीपेस्ट प्राइस रखा। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डीजल पे 400% से ज्यादा बढ़ाई 5 साल में और पेट्रोल पे 200% से ज्यादा बढ़ाई। इन सब मुद्दों की बात नहीं करते। अच्छे दिन की क्यों नहीं बात करते कि अच्छे दिन आ गए? आप ये क्यों नहीं कहते कि मैंने सबका साथ सबका विकास किया? क्यों आप ये नहीं बताते कि आपने बैंकों को 1 लाख करोड़ रुपए की लूट करके लोग यहां से भागते गए, जिसमें सब आपके अजीज और करीबी थे, जिन्हें मेहुल चौकसी को आप मेहुल भाई कहते थे, और नीरव मोदी आपके साथ डिवोर्स में फोटो खिंचवाता था। ललित मोदी को किसने भगवाया, विजय माल्या को किसने भगवाया, किससे मिलके गया, ये सब आपके सामने है। तो ये सब बातों का जवाब दिए। और भारत की इकोनॉमी का क्या हाल है ये हम खूब जानते हैं। जयराम विप्लव, और एग्रीकल्चर मैं 30 ग्रोथ सेकंड रेट दूंगा, जो यूपी के 10 साल में 4.2% मैं एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने देश का पैसा लूट करके भागने वालों का जिक्र किया। मैं याद दिला दूं, आप ये क्यों नहीं बताते देश को कि 2008 से 2014 के बीच में मनमोहन सरकार के समय में 10 जनपद से फोन जाता था इन लोगों को लोन करने के लिए। नहीं तो इतने कम समय में 38 लाख करोड़ रुपए का लोन हुआ। तुम और ये झूठे हो। 2.5 लाख करोड़ का एनपीए था जब 2014 में सरकार गई थी। आज 12 लाख करोड़ का एनपीए है। बताओ क्यों नहीं आप बैंक्स की रिपोर्ट आने नहीं देते सुप्रीम कोर्ट में? याचिका अबू हुरैरा जी, अबू हुरैरा साहब, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप क्यों नहीं रिपोर्ट बैंक्स के एनपीए की पब्लिक होने देते? क्यों नहीं आप रिपोर्ट बताते सारी? क्यों नहीं आप बैंक का रिव्यू करते सारा डेटा? और 2.5 लाख करोड़ का आपने एनपीए 14 लाख करोड़ कर दिया, ये नहीं बताएंगे आप? और झूठ बोलते हैं आप, कोई फोन नहीं जाता था। अरे ये झूठ आप ही के हैं, ये सारा झूठ आपका भैया। 2.5 लाख करोड़ का एनपीए था 2014 में, आज 14 लाख करोड़ का है। वो आपने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि मैं झूठा हूं, तैश में आकर के हीट ऑफ द मूवमेंट में मैं झूठ बोल जाता हूं। तो इससे ज्यादा प्रमाण ये भी झूठ है। बार बार हमने बताया, आप जैसे झूठों का कुछ नहीं हो सकता। आपने दिया और झूठे हम हो गए। हमने उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करा, सुप्रीम कोर्ट में डिटेल्ड हमने बात कही और हमने पूरी बात बताई। मक्कार झूठे जो शब्द है वो स्वयं आप अपने आप को हलफनामा हमारी बात का क्या मतलब था। और मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चौकीदार चोर है जिसने अपने आप को चौकीदार किया था। वो चौकीदार चोरी में भी चौकीदार है, भागीदार भी है। मूवमेंट में मैंने झूठ चोर भी बोल दिया और चोरी में भागीदार भी है। अपने शब्द डाले। चौकीदार चोर आज राहुल गांधी ने माफी मांगी है अवमानना के ऊपर और रिपोर्ट थोड़ा देखा करिए मीडिया में पहुंचाने के लिए चौकीदार ने चोरी कर ली। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। इस टाइम देश में आप बोलो चौकीदार तो आवाज आती है। अरे बस सुप्रीम कोर्ट के कहने से होगा ना मेरे भाई। 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में जो इश्यूज पर बात हो रही है, जो लोगों के मसले उन पर बात नहीं हो रही है, जो लोगों के मसले उन पर बात नहीं हो रही है। और इसलिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी लूट हो रही है, लोगों के मसलों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी भी नहीं कर रही है। आप क्यों फाइलें छुपा रहे हैं राफेल? जयराम विप्लव, बीजेपी को कम से कम अपने 5 साल के काम गिनाने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी उन पर बात नहीं कर रही है। मुझे सुनिए, फिर से गिना रहा हूं।
गरीबों ठीक है, नहीं, मुझे जयराम विप्लव मुझे ब्रेक पर जाना है। डॉक्टर अजीज खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। डिफॉल्टर्स का बात हो गई मेरे ख्याल से, जयराम विप्लव बात हो गई आपकी, मैं फिर आऊंगा जयराम विप्लव, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजीज आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। डॉक्टर अजीज, आज चौथा मरहला मुकम्मल हो गया, चौथा फेज जो है मुकम्मल हो गया, और यूपी की अगर खासतौर से हम बात करें 13 सीटें समाजवादी पार्टी और एसपी बीएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2014 में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था आप लोगों के लिए। जी देखिए अबू भाई, हकीकत तो यह है कि आज जिस तरीके से ये गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी पर हावी हो गया है, ये वही बौखलाहट है। आप देखिए कि कल हमारे तमाम नेताओं को जिस तरीके से नजरबंद किया गया, शासन और प्रशासन ने पूरी तरह से दबाव बनाया। कन्नौज में क्या हाल रहा आप देखें, और उसकी शिकायत भी हमने इलेक्शन कमीशन से की। आज के हालात भी वही थे। मॉर्निंग में आप देखें कि जिस तरीके से हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। ये बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है, खुलेआम दिख रही है, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि अब सीधा सीधा कोई भी जो यहां का व्यक्ति है वो अब महागठबंधन के अलावा दूसरे को वोट नहीं देना चाह रहा है, बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहा है। तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है कि शासन और प्रशासन से मदद लेकर के जो भी प्रत्याशी है, उनके जो समर्थक हैं हमारे, वो उन समर्थक पर दबाव बनाए। तो आप जानिए कि इसका भी कंप्लेन हमने बड़े स्तर पे किया, लेकिन ये चाहे जितना दबाव बनाए, अबू जी मैं आपको बताऊं कि ये बेनकाब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। आप देखिए प्रधानमंत्री जी बंगाल में क्या बोल रहे हैं साहब, वह कह रहे साहब 40 विधायक ममता जी के मेरे साथ हैं, मेरे संपर्क में। साहब इतने बड़े देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति खरीद फरोख्त की बात कर रहा है, साहब इस तरीके की बात कर रहा है। कितना दुखद है ये बौखलाहट। देखिए कि आप समझिए इतना बड़ा पद का व्यक्ति वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करके देश में क्या संदेश देना चाह रहा है। इससे यह पता चलता है कि 4 फेज का जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी इसमें पूरी तरह से परास्त हो गई है और देश एक बदलाव की मूड में है। देश एक नए प्रधानमंत्री के इंतजार में है। ठीक है। जयराम विप्लव, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि आज यूपी का जो चुनाव हुआ बहुत इंपॉर्टेंट था, और खासतौर से बुंदेलखंड के रीजन में जो इलाका है वहां पर पोलिंग हुई। लेकिन इस चुनाव में हमने बुंदेलखंड के इश्यूज पर कहीं पर नहीं सुना कि बुंदेलखंड के इश्यूज पर, वहां के किसानों पर, वहां के जो मसले हैं उन पर कोई बात हुई हो। देखिए ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय रूप से जितने भी मुद्दे हैं, चाहे युवाओं के हो, किसानों के हो, रोजगार के हो, गरीबों के कल्याण के हो, उन सारे मुद्दों पर बात हो रही है, उन पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन देखिए कि यूपी में अभी योगी जी की सरकार भी निरंतर काम कर रही है। बुंदेलखंड के विकास को लेकर के भी ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए और काम चल रहे हैं। देखिए भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। वो न्यू इंडिया के विजन को लेकर के मोदी जी की जो स्पष्ट नीतियां हैं उसको लेकर के उनके भीतर एक उत्साह है। वो आज गरीबों के कल्याण के लिए किए गए काम को लेकर, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, और साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए पीएम किसान निधि जैसे योजना को तुरंत ही लागू कर देने के लिए, और स्वरोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, ये सारे मुद्दों को लेकर के बात हो रही है। रोज रैलियों में बात होती है, लेकिन उसमें से नहीं, कांग्रेस तो कहती कि किसान सम्मान स्कीम नहीं है, ये किसान अपमान स्कीम है बीजेपी की। और 5 सालों में तो पिछले 4 सालों में विप्लव किसानों की याद क्यों नहीं आई? चुनाव से ठीक पहले आप सम्मान निधि योजना का ऐलान करते हैं, इसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं हुई। घोषणा के 100 दिनों के भीतर सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। और एक वो दौर भी था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं और 10 पैसे ही पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है। 1971 में भी जो गरीबी हटाओ और किसानों के कल्याण की बात कर रहे थे, आज 48 साल बाद भी उन्हीं नारों पर टिके हुए हैं। तो देश के सामने एक स्पष्ट उदाहरण है 5 वर्ष मोदी जी के और बीते 55 साल कांग्रेस के। ठीक है खान साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। एमएच खान साहब। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बहुत लंबी चौड़ी बातें बता रहे हैं। अरे भाई, आपने जो वादा किया उस पर अमल तो करिए। पहले आपने वादा किया था राम जन्मभूमि आप आ जाइए, राम जन्मभूमि पर वादा किया था कि राम जन्मभूमि हम बनाएंगे। आपने क्या किया? आपने क्या किया?
आप मैंने अरे भाई मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। घबराओ नहीं, परेशान तो है ही हो आप। रुक जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो आप, पानी पी लो आप, पहले पानी पी लो आप, पानी पी लो। और चाय अगर दे रहे हैं अबू हुरैरा साहब तो चाय भी पी लो। पानी भी पी लेते हैं, बोलिए। देते हो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? तुम तो भगवान को भी धोखा देते हो भाई, भगवान से भी वादा खिलाफी करते हो। अरे भाई तुम्हारे योगी आदित्यनाथ जी ने तो हनुमान को दलित बता दिया, मुद्दा है ये क्या? आपने कहा योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, योगी जी ने यह काम किया कि हनुमान जी को दलित बता दिया, मुसलमान बता दिया। अरे सारे यही तो बसपा काम है और योगी सपा जी के का। और क्या समर्थक काम है जितने योगी जी का गुंडे भाई? थे जेलों में अबे भरे हुए कमाल कर हैं, दिया भाई। बेल लेके अबे बाहर शर्म आने करो की भाई, हिम्मत नहीं कर शर्म रहे। करो। और आप कह रहे शर्म योगी करो, जी ने शर्म क्या करो, किया? शर्म करो, कम से कम योगी जी यही किए कि कहा इन्होंने आपके बजरंग, हमारे बजरंगबली तुम्हारे अली। योगी जी अरे ने याद नहीं करिए, किया। बहन योगी जी ने क्या यही कहा काम था, किया। चर छुट्टा गुंडों जानवरों की को छाती छोड़ दिया। पर मोहर छुट्टा लगेगी जानवरों को हाथी छोड़ दिया, पर। किसानों के और फसल उन्हीं बर्बाद हो गुंडों रही को है। योगी जी ने कत्लेआम ठीक करा किया रहे है। हैं, मॉब लिंचिंग वो करा रहे हैं। गुंडे आज मॉब बेल लिंचिंग रद्द इसलिए करा योगी के सरकार जेल ने में हुई है। घुसे हुए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए और हैं। सुरक्षा गाय का की- आलम तो गाय ये की देखिए कीमत इंसान कि की जिन कदर किया मुलायम गया है। सिंह जी से तुम्हारे बहन जी पास को है डर क्या लगता भाई? था, तुम्हारे पास जो हिंदू मुलायम मुसलमान सिंह उनके करने के साथ अलावा गुंडागर्दी कुछ पर नहीं है। उतर आए थे, योगी जी की उन उपलब्धि क्या मुलायम है? सिंह के साथ योगी एक जी मंच ने पर 19 ला मुकदमे दिया। कायम है। इसे कहते हैं सिर्फ मोदी है तो कायम मुमकिन पहले है। मुकदमा वापस खान लेने के साहब, चक्कर में मोदी पड़े। है तो मुमकिन शर्म है। नहीं आती आपको बात ठीक है, करते ठीक है, हुए? नहीं मोदी है तो बात मुमकिन है किसकी भाई। बात करते हो? बीजेपी लगातार शिवसेना के साथ है, इतनी गालियां खाने के बाद भी बीजेपी शिवसेना के साथ है। मोदी है मुमकिन है। मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस कहती है, प्रियंका गांधी कहती है कि ये किसानों के लिए जो कदम उठाया गया है, किसान सम्मान निधि, ये सम्मान निधि नहीं किसानों के लिए, ये अपमान निधि है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस ने जो 45 साल या 50 साल में नहीं किया, वो 5 साल में बीजेपी ने कर दिया है। चुनावी साल में कुछ किया होगा तो किया होगा चुनाव वोट पाने के लिए। जो कांग्रेस या कोई चुनावी भी साल में सरकार किया। नहीं कर सकती ज्यादती किसानों के साथ, वो भाजपा ने कर दी है। पहली बार हमने देखा कि किसानी पे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे जीएसटी लगाया गया, टायर्स पे, ट्यूब्स पे, ट्रैक्टर्स पे और डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे। और जो वादा आपने किया कि हम एमएसपी ऐसे देंगे किसानों को कि वो जो एमएसपी प्लस उसके ऊपर 50% प्रॉफिट होगा, वो वादा करके आपने झूठ बोला। ये भी हमने पहली बार देखा हो रहा कि मंदसौर में मध्य प्रदेश में किसान एहतजाज कर रहे थे, पीसफुल एहतजाज। उनके सीने पे शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने सीने पे गोली चलवाई और 6 किसान वहां शहीद हुए। ये भी हमने देखा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र से किसान आए, नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक आए, लेकिन मोदी जी कभी किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस से मिल रहे थे, लेकिन किसानों के लिए उनके पास टाइम नहीं था। खास लोगों के लिए टाइम है। इस सरकार में और पिछली सरकार में यह फर्क है कि पहले कभी आतंकवादी हमले हुआ करते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे, आज आतंकवादी हमला होता है तो उसके नाम पे वोट मांगा जाता है। पहले क्या होता था जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का लोन माफ होता था 72,000 करोड़ का, और आज भी हुआ। आज उद्योगपतियों का लोन माफ होता है, 4 लाख करोड़ रुपया वेव ऑफ किया है उद्योगपतियों का लोन। और कांग्रेस की सरकारों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों का लोन माफ किया है। कांग्रेस है किसानों के साथ। लेकिन सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सुलेमान साहब के 2.5 लाख, सुलेमान साहब जिस किसान की बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में किसानों की तस्वीर बहुत ज्यादा बदली नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर है, लेकिन 4 दिन पहले आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। क्या आप बताइए डिटेल, आरबीआई बताए डिटेल के कौन कौन डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर है। सुलेमान साहब, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का यह गढ़ माना जाता है, 4 दिन पहले किसान ने खुदकुशी कर ली। मतलब किसानों की हालत वही है जो बीजेपी के दौर में थी, वही कांग्रेस के दौर में है। नहीं हुरैरा, ऐसा है कि ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं किसी किसान ने खुदकुशी कर ली, मुझे आप ही बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार आए हुए 3 महीने हुए हैं, वहां पर हम लोन भी माफ कर रहे हैं, लगातार प्रक्रिया चल रही है। अगर ऐसा हो गया होगा, आप मुझे बता रहे हैं तो मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन करूंगा। नहीं, 4 दिन पहले की खबर है, 4 दिन पहले की खबर है, छिंदवाड़ा में हुआ ये। किसान ने खुदकुशी करी, लेकिन हां, सवाल यह है कि हजारों किसानों ने खुदकुशी करी पिछले 5 साल में, जहां राज्य में भी भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी।
उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये सवालात सारे खड़े होंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था ऑल इंडिया लेवल पे 11 साल पहले, और अभी भी हमारी सरकारें किसानों का कर्जा माफ कर रही हैं। लेकिन मोदी जी उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। राजस्थान, किस तरह से, कभी छत्तीसगढ़ रफेल और के जरिए, कभी किसी यहाँ और कर्नाटक डील में के आपने जरिए। झूठ लेकिन बोला, एक किसानों भी की किसान तरफ का आपको कर्जा कोई माफ ध्यान नहीं है। किया आपने। और जिस 72,000 की बात कर रहे हो, 10 साल में एक बार किया था और आपने। 12,000 करोड़ का गन्ना किसानों का कर्जा तो सिर्फ यूपी में है, एरियर्स, जो आप दे नहीं पा रहे हैं, एरियर्स। अरे आप मध्य सिर्फ प्रदेश, एरियर से छत्तीसगढ़, उनका कर्जा राजस्थान, नहीं है। किसान तो देखो, ना। जयराम विप्लव किसान तो परेशान है, किसान परेशान है, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। मुंबई किसान मार्च करने पर मजबूर है, किसान दिल्ली का मार्च कर रहे हैं, तो किसान तो परेशान है। किसान परेशान, और पिछले 5 सालों में किसान का भला नहीं हुआ है। 7 लाख करोड़ रुपए मैं चित्रा बाग आपके पास आना चाहूंगा। चित्रा जी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त भी 5 साल सेंटर में बीजेपी जरूर रही है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी किसानों के लिए पानी सबसे बड़ा इश्यू है। आज भी महाराष्ट्र में किसानों के मसले हल नहीं हुए। जनता पार्टी अबू भाई एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने विजन डॉक्यूमेंट में घोषणा आपने सही कहा। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है, 5 साल में आप उनकी आवाज ठीक है, मैं जयराम विप्लव में आ रहा हूं, जयराम विप्लव में आ रहा हूं। बोले जाते हैं औरों को अपना पक्ष नहीं डॉक्टर रखने मैं आपके देते। पास भी आ रहा हूं। जी चित्रा जी, इतनी जोर जोर से चिल्लाने से जो झूठ है उसे सच में नहीं बदला जा सकता, ये मुझे आपसे कहना है। और ये बात बिल्कुल आज सही है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, आज उनको खाने के लिए जो है वो नहीं दिया जा रहा है, और सरकार जो है पूरी तरह से इलेक्शन मोड में। गए 6 महीनों से अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो इलेक्शन मोड में सरकार है, और इन सारी चीजों के ऊपर उनका पूरी तरह से दुर्लक्ष्य हुआ है। यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मुझे उनसे ये भी बात पूछनी है, किसान हो, कर्मचारी हो, कामगार हो, या कोई भी तबका हो इस समाज का, लेकिन इससे सबसे बड़ी जो बात है वो 50% हमारी जो महिलाओं का जो महिला जो है इस देश की महिलाएं, क्या वो सुरक्षित है? इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे? आज आप देखेंगे कि पूरे देश में महिलाओं की और छोटी बच्चियों की, विशेषता छोटी बच्चियों की क्या हालत हुई है। मोदी जी अपने नारों में कहते हैं बेटी बचाओ, और मोदी जी के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जो महाराष्ट्र में, वो बेटी भगाओ का नारा यहाँ पे दे रहे हैं। और जिस प्रकार से विकृतियां बढ़ रही है हमारे यहाँ पे, तो ये है कि इस देश में और इस हमारे राज्य में कायदा और सुव्यवस्था नाम का कोई है भी या नहीं। किसी को डर नहीं रहा। आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए मुझे पूरी तरह से। आप ही की बातें सारे सुन रहे हैं, तो फिर हमें किस लिए बुलाया यहाँ पे? आप चाहे या तो इनका आवाज म्यूट कीजिए या फिर हमें बोलने दीजिए। एक लाइन हम जब से देख रहे हैं जो भी पार्टी का थोड़ा सुन लीजिए, और जवाब कैसे देंगे आप? बोले जा रहे हैं जयराम, मैं आप मुझे बोलने दीजिए पहले पूरी तरह से, उसके बाद में आप अपनी बात कहिए। आप ये तो मुझे बताइए कि इस देश की पूरी जो महिलाएं हैं, क्या वो सुरक्षित है? जरा उनको एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखाइए देश का। एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कह रहा है, और हमारा देश जो है वो किस तरह जा रहा है, ये आप उनको दिखाइए। आज 50% हमारी महिलाएं हैं। आज अगर हमने सबने ठान ली कि किसी को वोट नहीं करना है तो यहाँ कोई राज नहीं करेगा। और जिस प्रकार से आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी, मुझे तो आज भी अचरज हो रहा है कि जब वर्धा में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि इस देश की महिलाओं की सुरक्षा का मैं चौकीदार हूं। अगर इस प्रकार की चौकीदारी हो, जहां महाराष्ट्र में हम यहाँ कहते हैं प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है हमारा, शाहू फुले आंबेडकर जी का महाराष्ट्र, जहां पे 12 बच्चियां और महिलाओं के ऊपर रोज के रोज बलात्कार हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, महाराष्ट्र पुलिस का रिपोर्ट कह रहा है। आज आप मुझे बताइए, गली से लेके दिल्ली तक आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं आप? किसी को खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है। एक निर्भया कांड हुआ था यूपीए के टाइम पे, जो बहुत ही दुर्दैवी घटना थी। पूरा देश निर्भया के लिए रास्ते पे आया था। हमने किसी ने नहीं देखा निर्भया को, ना वो हमारी कोई लगती थी, इस देश की बेटी थी इसलिए आई थी। आज क्या हो रहा है? आज ऐसी निर्भया की घटनाएं, ऐसी कोई राज नहीं है कि जहां पे इस प्रकार की घटनाएं ना घटती हो। इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? बेटी बचाओ का नारा देने से सिर्फ बेटी नहीं बचेगी। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ आप सिर्फ कहते हो, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, अरे सैनिटरी पैड जैसी की बात थी, हमें रास्ते पे उतरना पड़ा, उसके ऊपर आपने 18% जो है वो जीएसटी लगा दिया। आप इसके ऊपर कुछ कहेंगे
ये जो बातें हैं इसके ऊपर कुछ बात कीजिए। नेशनल और इंटरनेशनल की बातों से इस देश की कोई किसी आदमी बिल्कुल बिल्कुल ये बुनियादी मसले हैं, ये बुनियादी मसले हैं, राशन पे बात कीजिए, ह्यूमन इंटरेस्ट से जुड़े हुए मसले हैं, इन पर बात नहीं हो रही है। ताज्जुब तो यही हो रहा है कि मुल्क का चुनाव हो रहा है, मुल्क के आवाम के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन इन मसलों पर बात नहीं हो रही। जयराम विप्लव, हमारी सरकार ने मातृत्व अवकाश को बढ़ा करके, मैटरनिटी लीव को बढ़ा करके 26 सप्ताह का किया। हमारी सरकार ने 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर मृत्युदंड की बात कानूनन रूप से इस देश में लागू की। क्या ये हमारी सरकार का महिलाओं को लेकर के कंसर्न नहीं दिखाता है? एक तरफा बातें मत करिए। महिला होने के नाते हम सम्मान करते हैं। आप जरा एनसीआरबी के आंकड़े मंगवा लीजिए और उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। सरकार ने सम्मान दिया। मैं आपसे यही कह रही हूँ, ये आपके लिए ये सिर्फ महज राजनीति का मुद्दा होगा, हमारे लिए नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। महिलाओं की सुरक्षा आपके लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए नहीं। ये आप पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद में आप हमारे सामने आइए। आप देखिए आज देश में बच्चियों का क्या हाल है। देश में आपको बिल्कुल मैं ठीक है विप्लव, बात हो गई विप्लव, आपकी बात हो गई। इश्यूज पर बात होनी चाहिए, इश्यूज पर बात होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अजीज आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज, यूपी की तस्वीर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ पर सांड और बैल उनके अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। आपके लिए हेलीपैड तक पहुंच जा रहे हैं यूपी में सांड। केवल काम किए हैं, काम किए हैं, काम किए हैं, और इसीलिए आज देश कह रहा है कि ठीक है विप्लव, जयराम बात हो गई मेरी, रोकिए इनको पहले। जयराम बात हो गई। ऐसे टेलीविजन में पहली बार आए लगता है, हल्ला कर रहे हैं। अरे भाई जो आपको जवाब अरे आप तमीज से बात करिए अजीज खान साहब, आप हमेशा बदतमीजी की बातें करते हैं। मैं बीच में आप हल्ला करते हैं, मैं उत्तर दे रहा था, आप क्या करेंगे? क्या जयराम विप्लव देखिए अब टाइम नहीं, उनको सिखाइए ना व्यक्तिगत बात। डॉक्टर अजीज बात शुरू कीजिए। डॉक्टर अजीज बात शुरू कीजिए। डॉक्टर अजीज मेरा सवाल आपसे यही था, डॉक्टर अजीज मेरा सवाल यह था कि यूपी में लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन यहां पर सांड और बैल उनके अच्छे दिन जरूर आ गए, उनका जिक्र बजट में भी हुआ। देखिए अबू भाई, सांड और बैल की स्थिति तो ये है आवारा पशुओं की कि वो कार्यक्रम नहीं करने दे रहे राजनीतिक। लोग कार्यक्रम में घुस जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में घुस जा रहे हैं, लोग रात रात भर रखवारी करते हैं, लोगों को खेत नहीं बच पा रहे, किसान पूरी तरह से परेशान है। हकीकत यह है कि तो जो भी जानवरों के अच्छे दिन आए कम से कम यूपी में, वादा बताओ जो ठीक किया हो जी सर। सच्चाई यह है कि हकीकत अभी आप देखिए आज का जो चुनाव हुआ है अबू भाई, फर्रुखाबाद बेल्ट ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, उधर का पूरा बेल्ट आलू का बेल्ट है साहब। आलू लोगों ने पैदा तो कर दिया साहब, उसको रखने तक की जगह नहीं है, उसको खरीदा तक नहीं गया। इन्होंने कहा था 10 लाख टन आलू खरीदेंगे, एक आलू बीजेपी के लोगों ने नहीं खरीदा, इस सरकार ने नहीं खरीदा। आप देखिए बुंदेलखंड की बात, आप देखिए बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आप पानी की स्थिति साहब, किसान मर रहा है, पानी पीने के बगैर लोग मर रहे हैं, लेकिन यह सरकार सिर्फ राष्ट्रवाद, फर्जी छदम राष्ट्रवाद और तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे को यह उभारने की कोशिश करती है जिस मुद्दे से देश का भला नहीं होना है। आप देखिए इसका दोहरा चरित्र देखिए आप कि एक तरफ तो ये राष्ट्रवाद की बात करती है, दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसके ऊपर एक्ट ऑफ टेरर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेरर, मर्डर जैसे संगीन आरोप है, उनको ये संसद में भेजने की तैयारी कर रहे। सच्चाई ये है कि इनका जितना भी कानून कायदा और जो सोच है, ये एक तरफ ये कहते हैं साहब जीरो आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस यही है कि एक ऐसी महिला जिस पर इतना संगीन जुर्म है, आरोप है, उसको साहब ये संसद में भेजना चाह रहे हैं। नहीं तो उसे तो पीएम मोदी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है, दिखावा है, उसे तो मोदी जी ने भी टिकट दे दिया है अजीज साहब। अरे साहब मोदी जी तो कर रहे हैं साहब। आप देखिए राष्ट्रवाद के नाम पे मोदी जी का जिन्ना प्रेम, शरीफ प्रेम, इमरान प्रेम। हकीकत यह है देश सब समझ रहा है, इनके सारे हालात को समझ रहा है। ये सिर्फ जिस तरीके से ढकोसला कर रहे हैं, देश पूरी तरह से समझ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं देश नहीं बटेगा। अब देश में नफरत की बात नहीं होगी, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों समझ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये विकास की बात नहीं कर रहे, किसान की हित की बात नहीं कर रहे। अभी साहब विप्लव जी कह रहे थे कि देश युवाओं से भरा है। अरे भाई युवाओं को तो आपने पैदल कर दिया, उनको बेरोजगार बना दिया, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी,
आप कर क्या रहे हैं? आप साहब कह रहे हैं पकौड़े बेचो। देखिए, देश ऐसे नहीं चलेगा। देश को आपने 25 साल पीछे ढकेल दिया है। ये है अबू भाई इनका चेहरा। जयराम विप्लव, इनसे जयराम विप्लव, क्या आने वाले जो चरण होंगे, 3 चरण जो और बचे हैं, 3 चरण जो और बचे उनमें विकास की बात होगी, डेवलपमेंट और रोजगार की बात होगी। अगर जयराम विप्लव, अगर वही हालात हैं तो भाई लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट पर देश के गृह मंत्री के सामने एक ढंग का उम्मीदवार नहीं मिला। आप बनारस में आपको अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ गया। गलतफहमी है, कहीं इस गलतफहमी में मत रहना। चौथे 77 में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। अरे सीआईआई 77 में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। गलतफहमी में मत रहना। सेक्टर में 1.5 करोड़ लोग, यही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपको। यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूब रहा है। बीपीएससी, यूपीपीएससी की नौकरियां गलतफहमी में मत रहना। स्टाफ सिलेक्शन कमजोर उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, आपको बड़े बड़े उम्मीदवार धराशायी हो जाते हैं। रेलवे ने जब 4 लाख जनता की बात जनादेश की देते हैं। जयराम विप्लव सुन लीजिए, जयराम विप्लव सुन लीजिए, जयराम विप्लव थक जाएंगे आप, कंटिन्यू बोल रहे हैं। जयराम विप्लव, मेरी आवाज आ रही है आपको? जयराम विप्लव मुझे सुन पा रहे हैं? जयराम विप्लव, मेरा सवाल यह कि अब आखिर के 3 फेजेस और बचे, क्या उसमें हम उम्मीद करें कि डेवलपमेंट की बात होगी, बीजेपी 5 सालों का हिसाब देगी? अबू हुरैरा साहब, अगर कोई सुनना ना चाहे तो उसका क्या किया जा सकता है? हमने तो हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पेश की है। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी रोजाना 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। उन तमाम रैलियों में क्या विकास की बात नहीं हुई? लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बात होती है रैलियों में बता रहे कुछ नेता उसको लेकिन 4 मरहले मुकम्मल हो गए, 4 मरहलों में कहीं विकास नजर नहीं आया। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में विकास की चर्चा जरूर होगी। और ये आवाम है, आवाम सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। अभी भी आवाम के हाथ में 3 मरहले हैं और फैसला आवाम को ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जयराम विप्लव जी आपका भी, डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर एमएच खान साहब आपका भी शुक्रिया, और चित्रा वाघ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।